हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था राजपूत राज्य, यानी कि राजपूत थे कौन, हम उसका लेके चल रहे हैं एशियन टू ब्रिटिश। तो आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रतिहार वंश किया था, आज हम कर रहे हैं परमार वंश। कौन है परमार वंश का इतिहास क्या रहा है। देखो इस चीज़ को समझो, जो चीज़ लिखवाने की होगी वो मैं लिखवाऊंगी, क्योंकि लिखवाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ नोट की तो मैंने अपने नोट्स ही लिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि परमार कौन है। परमार प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसका मुख्य क्षेत्र क्या था। इनका मुख्य क्षेत्र आपका मालवा था और इनकी राजधानी क्या थी, धारा नगरी, जो आज के। और दूसरी कौन सी थी, दूसरी याद रखना, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड थी इनकी उज्जैन। उज्जैन भी इनकी महत्वपूर्ण नगरी थी। इनका टाइम पीरियड कौन सा था, इनका टाइम पीरियड था आपका 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का इनका टाइम पीरियड था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि इनका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। और प्रसिद्ध शासक कौन थे, इनके प्रसिद्ध शासक थे आपके राजा भोज। इनकी वंश की प्रसिद्धि या उपाधि क्या थी, परमार कह देते हैं इनको, या हम इनको पवार भी इन्हीं को बोला जाता है। बाद के समय में परमारों की अलग अलग शाखाएं भी दिखाई दी। फिर बात आ जाती है आपकी परमारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर हम परमारों की उत्पत्ति की बात करें तो दो तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। एक तो आपकी पौराणिक परंपरा, पौराणिक परंपरा जो मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ कि राजपूत वंशों की उत्पत्ति से जुड़ी प्रसिद्ध अग्निकुल या अग्निवंश परंपरा में परमारों का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार जो आपके ऋषि वशिष्ठ थे, समझ लो इस चीज़ को, जो आपके ऋषि वशिष्ठ थे इन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। क्या किया था, आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ से 4 योद्धा आपके आए थे। इस यज्ञ की अग्नि से 4 प्रमुख राजवंश उत्पन्न हुए। ये 4 प्रमुख राजवंश कौन से थे आपके, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। चालुक्य कौन से, आपके सोलंकी, ठीक है, इस चीज को याद रखना। लेकिन ये एक पौराणिक परंपरा है, आधुनिक इतिहासकार इसे शाब्दिक ऐतिहासिक घटना नहीं मानते। ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है इसका, भाई ऐतिहासिक प्रमाणों से हमें पता चलता है कि परमारों का उदय कहाँ हुआ था। परमारों का उदय मालवा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ था। शुरुआत में बहुत शक्तिशाली स्वतंत्र साम्राज्य नहीं थे। उनका संबंध प्रारंभ में जैसे राष्ट्रकूटों के साथ, बाद में गुर्जर प्रतिहार जैसी बड़ी शक्तियों से रहा है। भाई इस चीज़ को समझ में आ गया। तो एक बार हम नोट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए परमारों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल अग्निवंश की प्रसिद्ध परंपरा मिलती है। कथा के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषियों ने, कौन से ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ। कौन से थे, ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और यज्ञ की अग्नि से 4 प्रमुख योद्धा वंश हुए। वो थे आपके जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, सोलंकी। इसी कारण परमारों को क्या बोला जाता है, अग्निवंश राजपूत परंपरा से जोड़ा जाता है। इतिहास की दृष्टि से इसे पौराणिक और वंशीय परंपरा माना जाता है। परमारों का वास्तविक उदय आपके प्रारंभिक मध्यकाल की राजनीतिक परिस्थितियों से हुआ था। और कहाँ हुआ था, इनका हुआ था मालवा में, ठीक है। परमारों का प्रारंभिक उदय, परमारों का प्रारंभिक गतिविधियां मालवा क्षेत्र में दिखाई देती हैं। कहाँ दिखाई देती हैं, इनकी लगभग 9वीं शताब्दी में आपको क्या देखने को मिलता है, 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में मालवा की राजनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। मालवा की स्थिति क्या थी, उत्तर भारत, फिर मालवा, फिर दक्कन,
इनके बीच आने जाने वाले रास्ते पर नियंत्रण के लिए बड़े राजवंश संघर्ष करते थे। इसीलिए मालवा पर नियंत्रण का अर्थ था व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, रणनीतिक स्थिति पर नियंत्रण और आपके उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार। इसी राजनीतिक वातावरण से परमार धीरे धीरे उभरने लगे। ठीक है, शुरुआत में वे बड़े साम्राज्य के स्वतंत्र शासक नहीं थे, पहले राष्ट्रकूटों के अधीन थे और फिर किसके अधीन थे, बाद में गुर्जर प्रतिहार। बाद में गुर्जर प्रतिहारों जैसी बड़ी शक्तियों के अधीन ये लोग रहे हैं। फिर बात आती है आपकी क्या कि भाई राष्ट्रकूटों के कमज़ोर होने का फ़ायदा किसने उठाया। राष्ट्रकूटों के कमज़ोर होने का फ़ायदा आपके उपेंद्र कृष्ण राज, उपेंद्र कह दो या कृष्ण राज कह दो, जो प्रारंभिक परमार थे, उन्होंने उठाया। दक्षिण और मध्य भारत में राष्ट्रकूट साम्राज्य एक बड़ी शक्ति थी। परमार किसी समय उनकी अधीनता में थे। लगभग 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शक्ति कमजोर होने लगी। अब स्थानीय सामंतों को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। परमारों ने भी खुद, पहले जो सामंत थे वो स्वतंत्र शासक बने और इस दिशा में आपके कदम उठाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले आपके कौन थे, प्रारंभिक परमार कौन थे, इस चीज़ को समझो। प्रारंभिक परमार कौन थे, प्रारंभिक परमार आपके परमार थे या पवार कह दो, उपेंद्र। इन्हीं को हम बोलते हैं कृष्णराज। क्या बोलते हैं? कृष्णराज। परमार वंश के प्रारंभिक शासकों में कृष्णराज का नाम मिलता है। इनके बारे में जानकारी काफ़ी सीमित है, लेकिन इन्हें परमार वंश की प्रारंभिक राजनीतिक नींव रखने वाला शासक माना जाता है। उस समय परमार अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे थे जहां से वो मालवा में एक बड़ी शक्ति बन पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने इस छोटी शक्ति को धीरे धीरे मजबूत किया, जिसमें बात आती है आपके वाकपति प्रथम की। वाकपति प्रथम, इनका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इनके बाद धीरे धीरे राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ परमार वंश। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को समझो, परमारों की शक्ति अचानक नहीं बनी, ये प्रक्रिया कुछ लंबे समय तक चली। कैसे चली? जैसे पहले भाई स्थानीय शक्ति उभरी, स्थानीय शक्ति के बाद आपकी सामंत शक्ति उभरी, सामंत के बाद वो स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्ति में चेंज हुए और इसके बाद ये लोग मालवा की प्रमुख शक्ति बन गए। ठीक है, यही परमारों की क्या थी, रियल स्टोरी थी। उसके बाद आते हैं आपके कौन से, सियक द्वितीय। कौन आते हैं? सियक द्वितीय। थोड़ा इनको समझ लो, फिर नोट्स पे चलते हैं। अब परमार इतिहास में ना काफ़ी मोड़ आता है। जब सियक द्वितीय का टाइम आता है, इसने परमारों के वास्तविक राजनीतिक उत्थान का महत्वपूर्ण शासक किनको माना जाता है? सियक द्वितीय को माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? परमारों के वास्तविक राजनीतिक उत्थान का महत्वपूर्ण शासक, ये माना जाता है इनको। इनके समय में परमारों ने अपनी स्वतंत्र शक्ति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सियक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को चुनौती दी। लगभग कब? 10वीं शताब्दी में। क्योंकि लगभग 10वीं शताब्दी के मिडिल टाइम तक ना राष्ट्रकूट जो आपका साम्राज्य था वो स्वयं कमजोर हो रहा था और सियक ने इस कमजोरी का लाभ उठाया। राष्ट्रकूटों से संघर्ष हुआ। उस समय आपको पता है दक्कन में राष्ट्रकूट शक्ति सबसे बड़ी और शक्तिशाली थी।
लेकिन राष्ट्रकूट साम्राज्य के कमजोर होने का फायदा उठाकर सियक द्वितीय ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर मान्यखेट का अभियान किया, मान्यखेट तक अभियान किया था भाई, मान्यखेट तक। किन्होंने किया, इसने सियक द्वितीय ने किया भाई। कहाँ तक, मान्यखेट तक अभियान किया, क्योंकि मान्यखेट उस समय क्या थी, मान्यखेट आपके राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी, मान्यखेट थी। और ये घटना बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब परमार केवल किसी बड़े साम्राज्य के अधीन रहने वाली शक्ति नहीं रह गए, वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने लगे थे। तो इतना समझ में आया आपका, आपको आ गया भाई इतना समझ में। तो देखिए हम कहाँ थे, हम थे आपके सियक द्वितीय यानी कि स्वतंत्रता की ओर इन्होंने अपना बड़ा कदम उठाया। परमारों के महत्वपूर्ण प्रारंभिक शासकों में सियक द्वितीय का नाम आता है। इन्होंने परमार शक्ति को मजबूत किया और राष्ट्रकूटों से स्वतंत्रता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लगभग 10वीं शताब्दी यानी कि आपके 972 ईस्वी में सियक द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक खाटिस को क्या किया, खार्टेगिस को पराजित किया। और इसके बाद परमारों की शक्ति, स्वतंत्र शक्ति तेज हो गई। मालवा पर परमारों का मजबूत अधिकार कब स्थापित हुआ, सियक द्वितीय के बाद परमारों की स्थिति मजबूत हुई। अब मालवा पर उनका प्रभाव स्थापित होने लगा। इसके बाद परमार इतिहास में 2 बड़े नाम आते हैं, मुंज और राजा भोज। देखो मुंज परमारों का महान योद्धा था। मुंज कौन था, अगर आप मुंज की बात करो, मुंज ये परमारों का महान योद्धा था भाई। सियक द्वितीय के बाद परमारों को मिला एक बहुत प्रसिद्ध शासक जिसको हम नाम से जानते हैं मुंज, बट इसका वास्तविक नाम क्या था, वाकपति मुंज। इसका पूरा नाम क्या था, वाकपति मुंज। इन्हें इतिहास में मुंज के नाम से अधिक जाना जाता है। मुंज केवल राजा नहीं, एक महान योद्धा थे, साहित्यिक प्रेमी थे, कला और संस्कृति के संरक्षक थे। इनके समय में परमार राज्य की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई। परमार के अगर हम युद्धों की मुंज के अगर हम युद्धों की बात करें तो मुंज ने अपने राज्य विस्तार करने के लिए काफ़ी युद्ध किए। इनका जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो था चालुक्यों के साथ संघर्ष था इनका। मुंज ने किसके साथ संघर्ष किया, चालुक्यों के साथ। क्योंकि जो ये चालुक्य हैं ये दक्षिण में क्या था आपका, दक्षिण में जो आपके पश्चिमी चालुक्य थे, सोलंकी थे, पश्चिमी चालुक्य शक्ति मजबूत थी। इनका प्रसिद्ध शासक जैसे इस टाइम पे कौन था, तैलेप द्वितीय था, तैलेप सेकंड था इनका। मंजू और मंजू नहीं, मुंज, क्या मंजू बोल रहे हो, मुंज वर्सेस तैलेप द्वितीय यहाँ पर संघर्ष चलता है भाई। शुरुआत में मुंज ने कई सफल अभियान किए, लेकिन अंत में उन्होंने दक्षिण में अधिक गहराई तक अभियान कर दिया और यहीं से उनकी बड़ी राजनीतिक ये इनकी भूल साबित हो गई। मुंज की यहाँ पर क्या हो जाती है, मुंज की यहाँ पर एक दुखद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट तैलेप ने क्या किया, तैलेप ने मुंज को पकड़ लिया और यहाँ पर मुंज की मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई, मुंज की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसकी भाई तैलेप द्वितीय ने इसको पकड़ा और इसकी हत्या कर दी। मुंज की मृत्यु परंपराओं और साहित्य में बहुत नाटकीय रूप से वर्णित होती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि परमार राजा जो मुंज था, इसका संघर्ष पश्चिमी चालुक्य शासक तैलेप द्वितीय से हुआ और एट लास्ट मुंज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे राजा भोज। अब हम मुंज के बाद परमार सत्ता में एक ऐसा शासक भी आया जिसका नाम भारतीय इतिहास में आज भी लिया जाता है, जिनका नाम है आपके राजा भोज। क्या नाम है इनका, राजा भोज।
राजा भोज का जो शासन काल था वो 11वीं शताब्दी में था भाई, 11वीं शताब्दी के भी पूर्वार्ध में, बिल्कुल शुरुआती दौर में। इनकी राजधानी क्या थी? वही सेम धारा नगरी। राजधानी क्या थी? धारा नगरी, जो आज के दिन आपकी एमपी में है, ठीक है। यानी कि आज का क्या है, धार एरिया है ना, जो धार एमपी में, वो वाला एरिया धारा नगरी थी। राजा भोज इतने प्रसिद्ध क्यों हुए भाई? राजा भोज सिर्फ एक योद्धा नहीं था, साहित्य का संरक्षण भी था, विज्ञान और ज्ञान के समर्थक थे। कौन थे राजा भोज? ये साहित्य के संरक्षक थे, विज्ञान और ज्ञान के समर्थक थे, स्थापत्य प्रेमी थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, और युद्ध करने वाले सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसलिए भारतीय परंपरा में एक कहावत प्रसिद्ध है इनके लिए। क्या कहावत प्रसिद्ध है? आपके एक बार एग्जाम में पूछी गई थी ये कहावत। क्या? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अर्थात राजा भोज को आदर्श महान राजा के रूप में याद किया जाता है। अगर हम राजा भोज की विद्वता की बात करें तो भोज थे वो स्वयं भी एक विद्वान थे। उन्होंने अनेक विषयों पर ग्रंथों की रचना की, संरक्षण दिया। जैसे अगर हम इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? राजा भोज के प्रमुख ग्रंथ थे आपके सम्रांगण सूत्रधार था। जैसे क्या था? सम्रांगण सूत्रधार। ये वास्तुकला और स्थापत्य से संबंधित ग्रंथ था। किससे संबंधित था ये? वास्तुकला और स्थापत्य का था ये ग्रंथ। फिर जैसे आपका प्रमुख ग्रंथ इनका था सरस्वती कंठाभरण। क्या था? सरस्वती कंठाभरण। ये आपके व्याकरण, भाषा और साहित्य से संबंधित था। फिर था जैसे आपका राजमृतंड, मार्तंड था। ये किससे संबंधित था? ये योग से संबंधित था, राजमृतंड। फिर आपका श्रृंगार प्रकाश था। श्रृंगार प्रकाश आपका साहित्य और काव्य शास्त्र से संबंधित था। इसलिए भोज के शासनकाल में धारा एक बड़े विद्या का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर भोजपुर में राजा भोज की एक बड़ी पहचान है। अगर हम बात करें, इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? भोजपुर की। भोजपुर की स्थापना की किन्होंने? राजा भोज ने। जो आज के दिन आपका भोजपुर कहाँ है? एमपी में। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? एक तो भोजेश्वर मंदिर, यहाँ पे आपको विशाल शिवलिंग और अधूरे लेकिन भव्य स्थापत्य के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका भोजेश्वर मंदिर। अगर हम भोज के युद्धों की बात करें, अगर हम इसके युद्ध की बात करें तो भोज का राज्य चारों ओर से राजनीतिक संघर्षों से घिरा हुआ था। इनका संघर्ष मुख्यतः आपके चालुक्य, कलचुरियों और चंदेलों से था। गुजरात के जो और आपके गुजरात के चालुक्य सोलंकी, ये तो आपके पश्चिम के थे ना।
इन शक्तियों से हुआ। भोज ने कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया, लेकिन उन्हें लगातार युद्धों का सामना भी करना पड़ा। भाई भोज के विरुद्ध गुजरात और कलचुरी इन्होंने क्या कर लिया था, जो आपके गुजरात के चालुक्य थे, यानी कि आपके सोलंकी, और सोलंकी कौन से थे, भीम प्रथम, और प्लस में आपके जो कलचुरी शासक थे, कलचुरी शासक, कौन, कर्ण, इन दोनों ने मिलकर भोज के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें परमार राज्य को भारी दबाव का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात क्या थी कि भोज की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई या किसी बीमारी से। इस विषय में स्रोतों के अलग अलग हमें विवरण देखने को मिलते हैं। इतिहास में निश्चित रूप से इतना कहा जा सकता है कि भोज की मृत्यु के बाद परमार शक्ति को भारी राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा था। तो इतना ही कैसा आपको समझ में आ गया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं वाकपति मुंज। वाकपति मुंज जो हम कर चुके हैं, परमारों के एक महान योद्धा थे वाकपति मुंज। इनका शासन लगभग 10वीं शताब्दी के अंत में था, और मुंज केवल शासक नहीं था, एक महान योद्धा था, कवि था, साहित्य प्रेमी था, कला संरक्षक भी था। मुंज ने परमार राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए। उनका सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था पश्चिमी चालुक्यों से। पश्चिमी चालुक्य शासक था आपका कौन, तैलप द्वितीय, जो हम तभी तो मैंने आपको पहले समझाया ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए, माइंड में आ जाए जब नोट्स पढ़ो। मुंज ने तैलप द्वितीय के विरुद्ध कई अभियान किए। शुरुआत में मुंज सफल रहा, लेकिन अंत में वह दक्षिण में आगे बढ़ गया और उसकी स्थिति वहाँ पे बिखर गई। और मुंज की मृत्यु की कहानी क्या है, मुंज को तैलप द्वितीय के विरुद्ध अभियान में कैद कर लिया गया, और परंपराओं में उसकी मृत्यु की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इतिहास की दृष्टि से मुंज की दक्षिण अभियान में पराजय और मृत्यु ने परमार शक्ति को अस्थायी झटका दिया, लेकिन परमार वंश समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अब आने वाला था सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा, राजा भोज। राजा भोज का उदय लगभग 11वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में मिलता है। लगभग 1010 ईस्वी में के आसपास भोज परमार शासक बना। राजा भोज भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मध्यकालीन शासकों में से एक था। इनका नाम आते ही क्या है, मालवा, धारा, साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला, शिक्षा। इस चीज़ में ऐसे इनको याद करो, मालवा से धारा, धारा साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला और शिक्षा। जो आपके राजा भोज थे ये केवल योद्धा नहीं थे, विशेष रूप से विद्या और साहित्य के संरक्षण के लिए इनको जाना जाता है। वे स्वयं को विद्वान, वह स्वयं भी खुद एक विद्वान थे। उनसे जुड़े आपके ग्रंथ कौन कौन से थे, एक तो सरस्वती, कंठाभरण, व्याकरण और भाषा संबंधी ग्रंथ था। श्रृंगार प्रकाश काव्य शास्त्र साहित्य से संबंधित था। सम्रांग सूत्रधार वास्तुकला और साहित्य से संबंधित था। और एक और हम कर चुके हैं, भोज से जुड़े ग्रंथों के लेखन संकलन के संबंध में विद्वानों के कुछ मतभेद भी हैं, इसलिए परीक्षा में इन्हें भोज के संबंधित ग्रंथ कहना अधिक सुरक्षित होगा। भोज का दरबार यानी कि विद्वानों का केंद्र था। भोज के समय धारा एक क्या थी, एक सेकंड रुको। भोज के समय धारा एक विद्या का केंद्र था, विज्ञान का केंद्र था। कवि, विद्वान और कलाकार उनके संरक्षण में आए, इसलिए उनकी प्रसिद्धि केवल एक योद्धा के रूप में नहीं हुई, वह बना विद्या और संस्कृति का महान संरक्षक। भोज और वास्तुकला, भोज के समय स्थापत्य और मंदिर निर्माण को भी प्रोत्साहन मिला। भोज से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध परंपराओं में या परंपरागत आपको देखने को मिलता है भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, जो आपके एमपी में है। ये विशाल शिव मंदिर इसकी स्थापत्य महत्वाकांक्षा के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर हम बात करें भोज की शिक्षा, भोज और शिक्षा, भोज ने शिक्षा को विशेष संरक्षण दिया। धारा में भोजशाला की परंपरा उनके नाम से जुड़ी हुई है।
इससे मालवा का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा मिली। भोज के युद्ध किनसे हुए थे? चालुक्यों से, कलचुरियों से, गुजरात के चालुक्य, सोलंकियों से और अन्य पड़ोसी शक्तियों से। और चंदेल भी थे ना, अन्य पड़ोसी शक्ति में आपके चंदेल भी तो आगे। भोज और गुजरात के चालुक्य, इनके बीच में संघर्ष हुआ था भाई। इनका साथ किसने दिया था? आपके कलचुरियों ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे कौन थे? आपके भीम प्रथम थे। और कलचुरियों के कौन से थे? कलचुरी के थे आपके कर्ण, राजा कर्ण। इन्होंने साथ मिलकर अभियान किया। इन दोनों शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक थी। भोज और कलचुरी, भोज का संघर्ष कलचुरियों से भी हुआ। इससे पता चलता है कि उस समय मध्य भारत में कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य सक्रिय थे और राजा भोज लगातार अपने साम्राज्य का प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भोज के बाद परमारों की स्थिति क्या थी भाई। भोज के बाद परमारों का पतन शुरू हो गया था। यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपका एग्जामिनर पूछता है। भोज के बाद परमारों के सामने कई समस्या आई, जैसे लगातार युद्ध लड़ रहे थे भाई। परमारों का संघर्ष चारों तरफ शक्तियों से था। शक्तिशाली पड़ोसी थे जैसे आपके गुजरात के सोलंकी, कलचुरी, चालुक्य आदि लगातार इन पर दबाव डाल रहे थे। उत्तराधिकारी की समस्या थी और भारी आक्रमण हो रहे थे, क्योंकि बाद के समय में उत्तर भारत में जैसे आपकी तुर्क शक्ति थी वो बढ़ने लगी थी। इससे भी मालवा प्रभावित हुआ। ठीक है, और परमार का चालुक्यों के साथ एक लंबा संघर्ष चला था, सोलंकियों के साथ। कभी परमार सफल होता था तो कभी गुजरात की शक्ति जो चालुक्य थे वो बढ़ती जाती थी। मालवा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो मालवा पर नियंत्रण रखता था वो उत्तर भारत और दक्कन के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। इसलिए परमार और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। तो देखिए, भोज के बाद परमारों की स्थिति क्या थी। भोज की मृत्यु लगभग 1055 ईस्वी के बाद हो गई। इसके बाद परमार राज्य को बाहरी शक्तियों से गंभीर चुनौतियां मिली, विशेषकर गुजरात के चालुक्य जो सोलंकी और कलचुरी शक्तियों का दबाव बढ़ा और उत्तराधिकारी को लेकर कठिनाइयां आई। फिर भी परमार वंश समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, बाद के परमार, और अगर हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पे लिख रखा है, आगे आएगा। देखो, जो उदयद्वितीय ये भी परमारों के महत्वपूर्ण शासक हुए, जो भोज के बाद आपके उदयद्वितीय आए थे लगभग 1055 ईस्वी से लेकर 1086 ईस्वी तक। इनको भी परमारों का प्रमुख शासक बोला जाता है। उसने बिखरे हुए राज्य को फिर से संगठित किया और उसके शासन में परमारों ने मालवा क्षेत्र में अपनी स्थिति को कुछ हद तक पुनः मजबूत किया। उसने चालुक्य और कलचुरियों का सामना किया और राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है, बाद के परमार शासक जैसे इनके बाद उदयद्वितीय के बाद आपके लक्ष्मण देव आए थे, नरवर्मन द्वितीय आए थे, यशोवर्मन शासक हुए। लेकिन अब परमारों की शक्ति पूर्व की तरह नहीं रही। पड़ोसी राज्य जैसे चालुक्य, सोलंकी, कलचुरी, चौहान, चंदेल आदि का प्रभाव बढ़ रहा था और आपसी संघर्ष और संसाधनों की कमी के कारण परमार राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। अगर हम दिल्ली सल्तनत और परमारों के पतन की बात करें तो 12वीं-13वीं शताब्दी के लगभग आते आते उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। दिल्ली सल्तनत की शक्ति यहाँ बढ़ रही थी। मालवा पर भी तुर्क शासकों की नज़र थी। परमार शासक इस नई शक्ति के सामने पहले जैसे स्थिति में नहीं थे, तो धीरे धीरे मालवा पर नियंत्रण कमजोर हो गया। और एट लास्ट क्या होता है, 13वीं शताब्दी में परमारों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और दिल्ली सल्तनत की विस्तारवादी शक्ति के सामने परमार राज्य टिक नहीं पाया। मालवा पर पहले दिल्ली की बढ़ती शक्ति और बाद में अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का नियंत्रण स्थापित होने लगा। इस प्रकार जिस मालवा को परमारों ने एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र बनाया था वह उनके हाथों से निकल गया। ठीक है, ये था इसका। जैसे देखो, परमारों का अंतिम पतन 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार राज बहुत कमज़ोर हो चुका था। ये क्या है, कमज़ोर हो चुका था। अंततः दिल्ली सल्तनत के विस्तार के साथ मालवा पर परमारों का स्वतंत्र राजनीतिक नियंत्रण समाप्त हो गया। इसके बाद मालवा पर जैसे आपके खिलजी और तुगलक काफ़ी प्रभावित हो गए थे। तो इस चीज़ को आप देख लेना, विशेषताएं क्या थी। और ये इनकी टाइमलाइन है भाई। प्रारंभिक काल
राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत थे। राष्ट्रकूट शक्ति कमजोर हुई 10वीं शताब्दी में तो सियक द्वितीय ने 972 ईस्वी में राष्ट्रकूट के खोटिग को पराजित किया और मुंज वाकपति जो आपके थे इन्होंने राज्य विस्तार किया। चालुक्य तैलप से संघर्ष किया और अंत में पराजय और मृत्यु हो गई भाई। फिर आपके राजा भोज आए 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक। परमार शक्ति चरम पे थी। विद्या साहित्य वस्तु कला शिक्षा का महान संरक्षक था। फिर आपके उदयादित्य रहे थे 55 से 86 तक। बाद के शासकों में कमज़ोर हो गए भाई और 13वीं शताब्दी में इनका अंत हो गया। ठीक है, ये आप देख लेना जो मैंने ये सूची दे रखी है भाई। उपेंद्र कृष्ण राज प्रारंभिक शासक थे। सियक प्रथम हुए, फिर सियक द्वितीय हुए। 972 ईस्वी में राष्ट्रकूट खोटिग्य को हराया और परमारों की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। वागपति मुंज महान योद्धा हुए। तैलप द्वितीय से संघर्ष हुआ। राजा भोज परमारों का स्वर्ण काल, महान विद्वान साहित्यकार स्थापत्य का संरक्षक था। चंद्रदेविया उसके उत्तराधिकारी हुए। फिर उदय द्वितीय हुए, लक्ष्मण देव हुए, नरवर्मन द्वितीय हुए, वर्मन आदि बाद के शासक बने थे। लेकिन देखो परमारों की बाद में क्या होगी थी, परमारों की अन्य शाखाएं भी बटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमार सिर्फ मालवा तक सीमित नहीं रहे थे, इनकी बहुत सारी शाखाएं, उनसे संबंधित राजवंश अलग अलग क्षेत्रों में दिखा दिए। बाद की परंपराओं में पवार पुमवार, जो ऐसे आपको सरनेम दिखता है ना, एक तो पुमवार एक पनवार, ये इनको भी परमारों से ही जोड़ा जाता है। इनको किससे जोड़ा जाता है, मैं थोड़ा सा पेन बड़ा कर लूँ। जो आपके पुमवार है और पनवार हैं इनको भी आपके परमारों से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हर पवार परमार समूह को सीधे उसी मालवा के राजवंश से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ठीक भी नहीं है। तो समझ में आ गया कैसे थे, क्या थे। ये थी आपकी परमार की स्टोरी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी कौन सा शासक लेके आते हैं, चालुक्य करेंगे या चंदेल करेंगे, इनमें से ही कोई करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।